नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके हाथ में फूलों के गुलदस्ते हैं और सामने एक शख्स है उनका अभिवादन करता हुआ। गले में बीजेपी का फटका है, माथे पर टोपी है। पहचान काफ़ी है कि मुस्लिम है और चूंकि बीजेपी का फटका पहन रखा है इसलिए यह काफ़ी है कि बीजेपी से जुड़े हैं। इस शख्स का नाम है उस्मान गनी। बीकानेर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष थे कुछ घंटे पहले तक। कुछ घंटे पहले ही उन्हें बीकानेर अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। क्यों कर दिया है? इसलिए निष्कासित कर दिया कि उस्मान गनी साहब बीकानेर से किसी काम से दिल्ली आए थे और दिल्ली में कनॉट प्लेस में घूम रहे होंगे, तभी एक रिपोर्टर से टकरा गए। या एक रिपोर्टर राजीव रंजन जो न्यूज़ 24 के रिपोर्टर हैं, घूमते रहते हैं, माहौल क्या है नाम का शो करते हैं और उसी दौरान लोगों से बातचीत करते हैं। राजीव रंजन वहाँ कुछ लोगों से बातचीत करते हुए अचानक उस्मान गनी साहब के पास पहुँच गए जो वहाँ से गुजर रहे थे। उस्मान गनी साहब पर माइक लगाया और उनसे वो सवाल पूछ दिया जिसका जवाब उस्मान गनी ने दिया और उसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई। उस्मान गनी साहब का वो जवाब, राजीव रंजन का सवाल, वो वीडियो कुछ मिनट का, लगभग 3-3.5 मिनट का वीडियो वायरल क्या हुआ कि उस वीडियो का असर इतना हुआ, बीजेपी में इतनी खलबली मची कि उस्मान गनी साहब को बीजेपी से रुखसत कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। जिस बीजेपी में लगभग 19 साल से उस्मान गनी साहब थे। क्या है उस वीडियो में, छोटा सा हिस्सा मैं दिखाऊंगा। खास बात ये कि उस्मान गनी साहब को हमने भी अभी खोज निकाला और उनसे करीब 25-26 मिनट की बातचीत हमने की है। इसी वीडियो में आगे आप देखेंगे उस्मान गनी से मेरी बातचीत का, एक्सक्लूसिव बातचीत का वो हिस्सा, ताकि उनके दर्द, उनकी तकलीफ को भी आप समझ पाएं और एक शख्स को जो मुस्लिम होकर भी बीजेपी के लिए काम कर रहा था 19 सालों से, उस शख्स को कैसे बीजेपी से बाहर का रास्ता अचानक दिखाया गया। अब गुनाह क्या था? उस्मान गनी साहब से राजीव रंजन ने प्रधानमंत्री के बयान के संदर्भ में कुछ सवाल पूछा या उनका दर्द छलक कर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी बांसवाड़ा में 19 तारीख को के वोटिंग के बाद, पहले दौर की वोटिंग के बाद बांसवाड़ा में, राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही ऐतराजजनक बयान दिया जिस भाषण में उन्होंने मुसलमानों का जिक्र किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने बांसवाड़ा में मनमोहन सिंह जो देश के प्रधानमंत्री रहे उनके एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और जो सामने भीड़ थी डराते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आप सबकी संपत्ति छीनकर घुसपैठियों को दे देगी, मुसलमानों को दे देगी, जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको दे देगी, आपके मंगलसूत्र तक पर उनकी नज़र है। उसको लेकर लगातार देश में विवाद, बवाल और सवाल है। वही सवाल राजीव रंजन ने कुछ पूछा और कुछ अपनी तरफ से जो उनके मन में बेचैनी थी, उस्मान गनी साहब की जुबान से वो बेचैनी निकल गई। तो जरा मैं चाहता हूँ पहले राजीव रंजन सिंह के उस छोटे से इंटरव्यू का हिस्सा आप सुने और उसके बाद फिर आगे, जैसा कि मैंने बताया, उस्मान गनी साहब ने विस्तार से क्या बात की है वो भी आपको सुनाने वाला हूँ। सुनिए जरा। कहाँ से हैं आप? बीकानेर से। यहाँ कैसा बीकानेर से चुनाव हो रहा है, राजस्थान में आप हैं इधर? हम वोट देके आ गए। कैसा रहा आपके? बढ़िया रहा। ईमानदारी बताइए, पिछली बार सारी की सारी सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन के पास थी, एक हनुमान बेनीवाल जीते थे, 24 बीजेपी। इस बार क्या रहे? इस बार हम 3-4 सीटें लूज करेंगे। बीजेपी हार रही 3-4 सीटें, बाकी जीत जाएगी। कौन कौन सी? कम्पिटिटिव है, एक तो चूरू तो राजस्थान में, एक बाड़मेर कम्पिटिटिव है और भाटी वाली रविंदर सिंह भाटी है। वो नया चेहरा है तो मुझे लगता है लोग उसके साथ जा रहे हैं। हालांकि मैं बीजेपी से ताल्लुक करता हूँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बीजेपी के। हाँ, मैं जिला अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। बीकानेर के? जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के। मोमडन हूँ मैं, मुस्लिम हूँ, माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूँ मैं। लेकिन सत्य को मैं नकारता नहीं हूँ, मैं सीधी बातें करता हूँ। तो आप कह रहे हैं राजस्थान में 3-4 सीटों का नुकसान होगा? जी, 100% पक्का होगा? मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा, ये मेरी सोच है। मुझे चुनाव तो हो लिए, अभी 26 को दूसरा चरण है तो कोशिश कर रहे हैं कि बाकी सीटों पर हम लोग जीते। तो इसीलिए राजस्थान में जाके मोदी जी ने ये मुसलमान और हिंदू वाली बात करी क्या? एज अ बीइंग मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ़ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से
कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो मैं उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भले पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करती है तो इसमें हमको बीजेपी में होकर भी उस्मान गनी ने वो सब कह दिया जो हम जैसे लाखों करोड़ों लोग कह रहे हैं या विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं। उस्मान गनी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री को मैं चिट्ठी लिखने वाला हूं और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं वाहियात बात है। भले ही वो पीएम है लेकिन हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है जिसमें सारे फूल हैं, सबको लेकर चलना पड़ेगा। पार्टी से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हैं, मैं अगर कहीं जाता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि कैसे राजस्थान में बीजेपी कुछ सीटें पिछली बार से इस बार हारने वाली, उसकी वजह भी बताई। राजीव रंजन ने एक सवाल और पूछा और ये भी कहा कि आपको पता होगा कि जब आप ये बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। तो उस्मान गनी ने भी उस समय अंदाजा लगा लिया होगा कि मैं जब ये बोल रहा हूं तो इसका खामियाजा शायद मुझे भुगतना पड़े। लेकिन इतनी जल्दी उनका वीडियो वायरल होने के 15, 14, 16 घंटे के भीतर इसका शायद अंदाजा नहीं होगा। लेकिन वो हिस्सा भी जरा सुनिए। नाम क्या बताया? उस्मान गनी। उस्मान गनी, जितना आप बोले हैं तो बोलने का तो आप समझ ही रहे हैं, कोई मलाल नहीं है। जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ, काम भी पार्टी के लिए खुल के करता हूँ, लड़ता हूँ पार्टी के लिए, एक एक वोट के लिए संघर्ष करता हूँ और संघर्ष करके अपनी पार्टी के लिए वोट जोड़ता हूँ। तो जब मुझे कुछ गलत लगेगा तो मैं पार्टी के खिलाफ भी बोलूँगा। देखिए राजस्थान में आज फिर गए थे, आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी आई तो दलितों आदिवासियों का आरक्षण लेकर के मुसलमानों को दे देगी। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो हो सकता है उनकी आइडियोलॉजी हो, लेकिन जो आरक्षण है वो चल रहा है, चालू रहेगा। तो आपको लगता है कि मुझे, अब आपने जब खुद भाजपा का होके ये बता दिया कि 3-4 सीटों का, वैसे मुझे लगता है शायद नहीं होगा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन मैं राजस्थान इस बार गया नहीं चुनाव में, अभी चुनाव 4 महीना पहले हुआ था तो बीजेपी ने इतना अच्छा किया, फिर ऐसा क्यों? आइडियोलॉजी है, पब्लिक है, कुछ जाट नाराज है हमारे से, तो हमने एक टिकट काटी है उसकी, राहुल कासवा की, तो उसको लेके जाट लामबंद है, जाट अगेंस्ट है। जाट, एससी और मुस्लिम समीकरण बन के चूरों को तो डेफिनेटली मार रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है। उस्मान गनी ने बीजेपी में रह, जैसे कहते हैं ना, जल में रहकर मगर से बैर, बीजेपी में होकर भी वो हकीकत बयां कर दी जो हकीकत बयां करने की हिम्मत बीजेपी का कोई नेता नहीं कर सकता। शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे भी लीडर हैं जिन्हें हिम्मत नहीं हुई कि बीजेपी के शीर्ष पुरुष का यह बयान जिसको लेकर दुनिया भर में निंदा हो रही है उस पर कुछ कह सकें, जुबान खोल सके। लेकिन उस्मान अली ने यह गुनाह किया, जुबान खोल दी, तो सजा तो मिलनी थी। उस्मान अली का यह वीडियो न्यूज़ 24 पर माहौल क्या है टेलीकास्ट के बाद वायरल हुआ और आज उन्हें पार्टी से निकालने का फरमान जारी कर दिया गया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। क्या गलत कहा उस्मान अली ने? उस्मान अली ने वही कहा जो कोई भी संजीदा नागरिक सोचेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने पूरा भारत, हर भारतीय 140 करोड़ लोग मेरा परिवार का नारा देने वाले प्रधानमंत्री ने वो सब कह दिया मुसलमानों के लिए जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से नहीं कहा था। इसी की तकलीफ उस्मान गनी साहब के भीतर थी और वो तकलीफ उनके शब्दों में बाहर आ गई। उसका नतीजा, उसका खामियाजा कि उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। तो ये तो बीजेपी की हकीकत है। मैंने किसी ढंग से, मेरे सहयोगियों ने उस्मान गनी साहब का नंबर खोज निकाला, चूंकि वो दिल्ली में थे, और उस्मान गनी ने यह भी कह दिया कि राजस्थान में पार्टी कुछ सीटें हार सकती है, चुनाव का भी दूसरा दौर अभी बाकी है, दूसरे दौर की वोटिंग होनी है, उससे पहले ही अगर बीजेपी का कोई नेता कह दे तो समझिए खलबली मचनी वाजिब है। और उस खलबली का अंजाम यह हुआ कि उन्हें बाहर कर दिया गया। तो उस्मान गनी साहब का नंबर कहीं से खोज निकाला, फिर उनसे हमने बात की और फिर एक लंबी बातचीत उनसे की है ताकि उनके ज़रिए भी उनके मन में क्या था, उनके भीतर क्या चल रहा था, इतने सालों तक बीजेपी में कैसे थे, इतने सालों बाद उन्हें कैसे एहसास हुआ कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा वो गलत है, कैसे उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हुआ। ये सारी चीज़ उस्मान गनी साहब से मैंने पूछा है। अब देखिए उनसे बातचीत का वो हिस्सा। हमारे साथ खुद हैं उस्मान गनी, जो बीकानेर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे कुछ देर पहले तक, और उन्हें बीजेपी ने 6 सालों के लिए निष्कासित किया। और निष्कासित उसी आरोप में, उस वीडियो में जो उन्होंने बात कही उसके बाद बीजेपी ने उसे अनुशासन के खिलाफ माना, क्योंकि उस्मान गनी साहब ने
उस्मान गनी साहब ने अपने दिल की बात कह दी, और दिल की बात यह कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा मुसलमानों को लेकर, उस पर उस्मान गनी साहब ने ऐतराज जताया। तो खुद हमारे साथ उस्मान गनी साहब हैं। उस्मान गनी साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कब पता चला कि आपको बीजेपी ने निष्कासित किया? कब पता चला कि आपको निष्कासित किया? 2 घंटे पहले वो मीडिया के थ्रू मुझे जानकारी मिली, मुझे निष्कासित कर दिया गया। ऑथोराइज्ड लेटर इस तरह की पार्टी की तरफ से कुछ नहीं आया। तो क्या जानकारी मिली कि निष्कासित क्यों किया गया? किसी से आपने कॉल पे बात की कि आपको क्यों निष्कासित किया गया? सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन था, तो थोड़े नाराज थे कि आपको इस तरीके के वक्तव्य पार्टी में नहीं देने चाहिए, पार्टी में रह करके। उसके अलावा कोई निष्कासन जैसा उन्होंने भी नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद जब मीडिया से मेरे पास कॉल आने शुरू हुए तो मुझे पता चला मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो प्रदेश अध्यक्ष मतलब सीपी जोशी का फोन आया आपके पास, राजस्थान बीजेपी सीपी अध्यक्ष जोशी का? साहब माइनॉरिटी मोर्चे के जो अध्यक्ष हैं हमीद खान मेवाती साहब। अच्छा, उनका फोन आया। उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही कहा कि इस तरीके के बयानों से आपको बचना चाहिए। बयान क्यों दिया है आपने? उस्मान गनी साहब, एक तस्वीर, मैं आगे बात करने से पहले एक तस्वीर मैंने देखी जो आपने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगा रखी है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपकी तस्वीर है, और ये किसी हवाई पट्टी की तस्वीर है। शायद आप लोग रिसीव करने प्रधानमंत्री मोदी को गए होंगे। आप नरेंद्र मोदी साहब कब की, बीकानेर आए थे तो मैं उनको रिसीव करने गया था उसी टाइम। ये कब की तस्वीर है? जी, कब की? ये तकरीबन 2-3 महीने पहले नरेंद्र मोदी साहब जब बीकानेर आए थे तब की तस्वीर है। और बीजेपी से आप अगर देख रहा हूं तो आप लंबे समय से जुड़े रहे हैं, 2005 से ही एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो एक तरह से देखिए तो आपका 18-19 सालों का रिश्ता रहा है। जी, ऑलमोस्ट 20 साल का रिश्ता रहा। तो उस्मान गनी साहब, जरा अपने दिल की बात कहिए कि आपको ये बात बुरी लगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर, या मुसलमानों को घुसपैठिया कहा, या ज्यादा बच्चा करने वाले कहा, क्या बात बुरी लगी? जरा मैं आपसे सुनना चाहता हूं। वायरल वीडियो तो मैंने देखा है। सभी कुछ जो चीजें किसी भी कौम के लिए, किसी भी आवाम के लिए बोली जाती है, और वो मतलब हम इस देश के 2 पहिए हैं, हिंदू और मुसलमान। जब एक पहिए को आप पंचर कर दोगे तो मेरे इस देश को चला पाना मुश्किल हो पाएगा। मुसलमान भी इस देश का एक मेजोरिटी वाली आवाम है। लगभग 25 की आवाज को आप दबा नहीं सकते और ना ही उनको नकार सकते हो। वो इस देश के लिए मरता है, जीता है मुसलमान भी, और मुसलमान भी इतने बड़ा फैक्टर है जितना हिंदू इस देश में। और जबकि मुसलमानों भेद नहीं है। मेरे सैकड़ों मुसलमान हिंदू दोस्त हैं जो मेरे साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ साथ रहते हैं। हम लोग साथ बैठते उठते हैं, कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता हमारे बीच में। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अगर एम्फसाइज करेगी और वो जब हमारा मुद्दा इस चीज को ले जाएगा तो थोड़ा तकलीफ दे लगता है, क्योंकि हम 20 साल से इस पार्टी में 20 साल से हम पार्टी में चल रहे हैं, और बात भी अगर कोई हमारा मुखिया इस बात को लेकर के आए तो थोड़ी तकलीफ होती है। आपने, उस्मान गनी साहब, बहुत अच्छी बात की उस वायरल वीडियो में भी। अभी भी आपने कहा उस वायरल वीडियो में जो राजीव रंजन सिंह के साथ बातचीत में कहा, जिसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई, जिसमें आपने कहा हिंदुस्तान एक गुलिस्तां है जिसमें सारे फूल हैं, सबको लेकर चलना पड़ेगा। और जब आपने कहा तो आपको शायद अंदाजा भी रहा होगा कि इसके बाद आपके खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती, क्योंकि उस बातचीत में अचानक ये राजीव रंजन साहब ने कल ही पूछा था मेरे से। हाँ, नहीं, कल उन्होंने पूछा था कि आप जो बोल रहे हैं क्या उस बयान पे कायम रहेंगे, आपको पता है पार्टी क्या कर सकती है? मैं कहा कोई मलाल नहीं, अगर सच कहने से मुझे कुछ नुकसान होता है और अगर देश में एक खुशहाली आती है, एक नया दौर शुरू होता है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कुर्बानी देने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले लंबे समय जुड़ा हूँ। अगर मैं चुप रहता तो यकीनन मुझे भी बड़े पद की तरफ जा सकता था। अब सरकार है, स्टेट में भी सरकार है, और अगर सेंटर में भी गवर्नमेंट आती है तो हो सकता है मुझे भी किसी बोर्ड का चेयरमैन बना देना था। लेकिन जो फैक्ट है उसके ऊपर मैंने बात करना उचित समझा, और मैंने वो नहीं देखा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे को वही करना है जो इस मुल्क के लिए हितमत है। ये बताइए उस्मान गनी साहब, वो तो अचानक कन्नड़ प्रेस में, सीपी में आपको राजीव रंजन सिंह मिल गए। न्यूज 24 के रिपोर्टर हैं, बहुत घूमते रहते हैं लगातार, माहौल क्या है अपना शो करने के लिए। लेकिन अगर उनसे मुलाकात नहीं होती तो आपके दिल की बात फिर कैसे आती? फिर दिल की बात दिल में रह जाती? शायद थोड़े दिन और अंदर अंदर चलती थी बात। हालांकि मैं लिखने वाला था, नरेंद्र मोदी साहब को चिट्ठी लिखने वाला था। चूंकि मैं जब पार्टी के लिए काम करता हूं तो उसी जील के साथ काम करता हूं, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करता हूं, पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूं। मैं पार्टी के लिए एक एक वोट जोड़ता हूं, संघर्ष करता हूं पार्टी के लिए। मुस्लिम कौम में जाकर के बीजेपी के लिए वोट मांगना, आप समझ सकते थोड़ा दिक्कत वाला विषय है। फिर भी हम जाते हैं और 8 से 10% मुस्लिम वोट हम लेकर के आते हैं।
तो जब 8-10% हम वोट ला रहे हैं तो इसका मतलब बीजेपी को अननेसेसरी 20% वोट बैंक मेरे जैसे कार्यकर्ता दे रहे हैं। 10% कांग्रेस से माइनस करने के बाद 100% वोट बैंक है कांग्रेस का, उसको हम वहां से माइनस करते हैं और बीजेपी में डालते हैं, यानी 20% का वोट बैंक, यानी हम जिता रहे हैं बीजेपी को, और हमारे वोट बैंक से ही बीजेपी जीत रही है, और फिर हमारी कौम के खिलाफ बोले तो ठीक नहीं लगा मेरे को वक्तव्य। नहीं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये कोई ऐसा खुलकर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह से कह दिया कि मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए कि आपकी संपत्ति और आपके गहने लेकर मुसलमानों को कांग्रेस दे देगी या घुसपैठियों को दे देगी, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे देगी, तो ये आपको बुरा लगा। लेकिन उस्मान गनी साहब, उस पार्टी से आप जुड़े हैं, तो ये 2015 जी से आप जुड़े हैं, 2005 से जुड़े हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी पांच परिषद के जी बाद। ये आपको जी पार्टी में बदलाव कब दिखा, या आपको ऐसा पहली बार एहसास हुआ, या पहले भी कुछ मौके आए जब आपको लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है नहीं, मुस्लिम के कुछ प्रति कुछ पार्टी छोटे का कुछ जो छोटे लोग नजरिया या बोलते रहते मोदी हैं, का नजरिया? तो हम उसको हाँ, तवज्जो नहीं देते। पार्टी में हम उनको उत्प्रेरक मानते हैं, छोटे जो नेता बोलते रहते हैं तो हम उसको उत्प्रेरक मानते हैं, ठीक है सियासी मकसद के लिए ये सब चीजें बोली जाती है और उससे पार्टी को कहीं कहीं फायदा होता है, तो चलो सियासी काम है, सियासत में कुछ नाजायज होता है वो भी जायज लगता है, तो उसको चलाते थे। लेकिन जब मुखिया इस बात को बोले तो थोड़ा तकलीफ देता मेरे लिए, थोड़ा मैं परेशान था इस बात को लेकर के। तो आपने जब परेशान थे और प्रधानमंत्री वो नरेंद्र किसी मोदी एक कौम के प्रधानमंत्री नहीं है, वो केवल हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री है, पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री है, पूरे मुल्क ने उनको चुना है, तो इस जिम्मेदारी का एहसास उनको होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो जब प्रधानमंत्री का ये बयान आपने सुना होगा बांसवाड़ा में, हम लोगों ने भी यहाँ सुना जिस दिन उन्होंने बयान दिया, और उसी दिन हम लोगों जी को गुस्सा आया कि ये क्या बयान है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहते हैं, 140 करोड़ भारतीयों को अपना परिवार बोलते हैं, और ये कह रहे हैं मुसलमान घुसपैठिए। तो मुझ जैसे करोड़ों लोगों को बुरा लगा होगा, आपको भी बुरा लगा। लेकिन क्या उसके जी बाद से कल राजीव रंजन से उस इंटरव्यू होने तक बीच में कहीं किसी से, पार्टी नेताओं से आपने कहा कि ये ज्यादा हो रहा है, अति हो रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए? नहीं, मैंने अभी जस्ट लोकसभा चुनाव खत्म 2019 का, है ना? और उस टाइम हम बहुत सारे वोट मांगने के लिए जब मुसलमान कम्युनिटी के पास गए, भाई माइनॉरिटी मोर्चे का अध्यक्ष हूं तो नेचुरल सी बात है, मेरी पहली जिम्मेदारी है कि मैं मुसलमान का वोट लेके आऊं। तो मैं उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए मुसलमानों के टच में था, बहुत से मुसलमानों को कन्विंस किया। आखिरी 19 तारीख से 1 दिन 2 दिन पहले तक मैं बहुत सारे मुसलमानों से जुड़ा जिन्होंने मैं वोट भी दिया। तो उनकी व्यथा थी कि भाई साहब आपके कहने पे हमने वोट दिया, अब इस स्टेटमेंट आ रही है, इसका क्या उत्तर है आपके पास में? तो मैं बड़ा दुखी था इस सब चीजों से, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था उनको सेटिस्फाई करने का, उन सैकड़ों मुसलमान नौजवानों को जो मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं था। मैं इस व्यथा में घिरा हुआ था। उसी दरमियान फिर राजीव रंजन साहब इत्तेफाक से मिल गए, और फिर वो सब कुछ इंसिडेंट कैसे हुआ मुझे खुद को भी नहीं आइडिया। नहीं, ये बताइए उस्मान गनी साहब, सही कह रहे हैं, मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं। और कोई भी आदमी संवेदनशील, संजीदा आदमी, भारत का नागरिक जो संविधान में और हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, गंगा जमनी तहजीब में अगर यकीन करेगा तो लगेगा यह गलत बोला गया, और आपको भी लगा। लेकिन मैं फिर पूछ रहा हूं कि ऐसा बयान इस बार उन्होंने दिया, लेकिन पहले भी जब उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, या 80-20 का नारा, या कभी यूपी चुनाव के समय कब्रिस्तान और 2017 में शमशान बोलते तो कब्रिस्तान तकलीफ कम होती है, था। लेकिन बिल्कुल। हाँ, होती है, बहुत बार ऐसी होती है, बहुत सी चीजें होती है, लेकिन चूंकि हम एक पॉलिटिकल सिनारियो में जी रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी है, तो सोचते चलो ठीक है, सियासी मकसद के लेवल तक ठीक है, चलती है चीजें। तो इस बार आपको लगा कि अति हो गई? हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। तो अब जब आपको पार्टी ने निष्कासित कर दिया है, मैं बयान देख रहा हूं जो निष्कासित करने वाले अनुशासन समिति के एक नेता के हवाले से ओमकार ये सिंह बयान लखावत आया, साहब। ओंकार सिंह लखावत साहब के हवाले से 6 साल के लिए आपको निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद किसी का, कोई पार्टी नेता का, किसी का, कि यार ये क्यों बोला नहीं मुझे या क्या होगा? नहीं, मेरे अपने कार्यकर्ताओं के फोन वोन जरूर आए, वो कहते हैं भाई साहब क्या करना है, हमें इस्तीफा देना है, नहीं देना है, क्या करना है, कैसे चलना है। तो उन सब लोगों से जब मैं बीकानेर जाऊंगा तो बात करूंगा। मैंने पार्टी छोड़ी है, मैं किसी को प्रेरित नहीं करूंगा पार्टी छोड़े। सबकी अपनी इच्छा है, सब अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से चलें, जिसको जो पसंद है वहां चलें। तो क्या ये माना जाए कि कल जिस समय आपने इस रिपोर्टर को, राजीव रंजन से बात की, तब तक उस मनोदशा में, मनस्थिति में आप पहुंच चुके थे कि अब कुछ भी हो जाए, पार्टी छोड़ना पड़े, अलग होना पड़े, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहूंगा? पार्टी छोड़ने का मेरा कभी कंसर्न रहा नहीं, क्योंकि मैं बीजेपी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ, और
बीजेपी मेरे लिए बहुत प्रेम की पार्टी है, बहुत नज़दीक से मैंने उस पार्टी को देखा है। मैं अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से पहले मेरी फेसबुक वॉल पे जहाँ नरेंद्र मोदी साहब है, वहाँ पर मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को रखता था। किंचित नहीं, भयभीत नहीं, उनका एक नारा है, उस नारे को लगा के रखता था। मैं उसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होके भारतीय जनता पार्टी के साथ में था पिछले काफ़ी समय से। तो अभी जब नरेंद्र मोदी साहब का दौर चल रहा है, तो मैंने अपनी वॉल पे अभी कुछ 5-4 साल पहले ही चेंज किया है। अदरवाइज़ मैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब को अपनी वॉल पे देखना पसंद करता था। मैंने उनकी जो विचार और सिद्धांत थे, उनके आधार पे भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर रखी थी और मैं चाहता था वही सिद्धांत चले। आप जब कह रहे हैं कि आप बीजेपी की आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं और इसलिए आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं, कौन सी जी। आइडियोलॉजी बीजेपी को की पसंद आपको आती है? मुझे डेवलपमेंट के काम बीजेपी के अच्छे लगते हैं। और जैसे नितिन गडकरी साहब का डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा काम करता है। पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का जाल बिछा दिया। एनएचआई जो है बीजेपी गवर्नमेंट में फॉर्म हुआ और बहुत अच्छे से चला वो। उसपे बहुत अच्छे से काम किया। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद है बीजेपी की। लेकिन एक नागरिक होने के नाते सड़कें बन गई, लेकिन उसके अलावा जो 10 साल से देश में हो रहा है, बहुत सारे सवाल हैं मोदी के कार्यकाल पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, वादा खिलाफी के मुद्दे पर, और सबसे बड़ी बात हिंदू मुसलमान वाला जो जो डिवाइड एंड रूल वाला एजेंडा है, नफरत की खाई चौड़ी करने का एजेंडा है। ये आपको कभी इसके टीस नहीं उठी? मतलब परसों या 2 दिन 3 दिन के भीतर उस बयान के पहले कभी नहीं लगा कि हो तो गलत रहा है या गलत बयानी जब हो रही है? आप समझ सकते हैं, अगर आप मुस्लिम होते तो आप उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उस सिद्धांत और उस अनुशासन में बंधे रहते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अपने आप को रोक के रखना होता है। तो वो भी उस्मान हमने गनी बहुत साहब समय आपने तक रखा। उस्मान गनी साहब आपने कहा आप समझ सकते हैं, आप मुस्लिम होते तो समझ पाते। मैं तो अजीत अंजुम जी, हूँ, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन मैं समझ जी, जी। पाता हूँ और मुझे तकलीफ होती है जब ऐसे बयान आते हैं। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वो बयान दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं वीडियो कर रहा था, और उस तकलीफ को मैं अगर कोई महसूस इंसानी कर। जज़्बात रखता है, तो हर आदमी को ये होगा, है ना? हाँ, अगर कोई इंसानी जज़्बात रखता है और जज़्बाती आदमी है और जो मुल्क से मोहब्बत रखता है, तो उस हर आदमी को तकलीफ होगी उस बयान से। क्योंकि मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मसला इस मुल्क का है। इस मुल्क की तरक्की का है। इस मुल्क को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं? केवल हिंदू के साथ, केवल मुसलमान के साथ इस देश को रन नहीं कर सकते। जब इस देश में 30% आबादी, 20% आबादी मुसलमान की है, सभी देश के सभी नागरिकों को समान रूप से हमें समझना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा। हाँ। तो समान रूप से सभी नागरिकों को समझने की फितरत बीजेपी के नेतृत्व में है क्या? ये तो नारे तक है ना, सबका साथ सबका विकास, और उसमें जो सबका विश्वास में कहां मुस्लिम है? देश की 20 करोड़ आबादी, कहां उसकी नुमाइंदगी है बीजेपी में? इतने सांसद चुने जाते हैं, 303 अभी हैं, फिर सैकड़ों सांसद के उम्मीदवार मैदान में, कौन उसमें मुस्लिम उम्मीदवार है? कहां मुसलमानों की नुमाइंदगी है बीजेपी में? अगर देखें, दिखाने के लिए शहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनकी भी अभी कोई केंद्रीय भूमिका नहीं है। तो ये आप लोगों को एहसास इसका नहीं होता है, या राजनीति के लिए आपको लगा तो आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे? तो मुझे जब भी कुछ ऐसी चीज़ें लगती है, तो मैं मुखर रहता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ। पार्टी के यहाँ के लोकल लेवल पे जहाँ भी होता है, लोगों को कह दिया जाता है। पहुँचाता हूँ मैसेज, जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि पहुँच जाए। तो अब आगे के लिए क्या सोचा है आपने? अभी थोड़ा मंथन करूँगा। अब पार्टी ने निष्कासित किया है, देखते हैं क्या रहता है। अभी मंथन के बाद विचार करूँगा कि मेरे को अपनी आगे की राजनीति कैसे चलानी है, क्या करना है। चूंकि आप 2015-5 से बीजेपी से जुड़े रहे, मतलब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और उसके बाद तो 2014 के पहले की जी, बीजेपी और 2014 के बाद की बीजेपी, मोदी और अमित शाह के कार्यकाल की बीजेपी, इसमें क्या फर्क दिखा आपको? बहुत बड़ा फ़र्क है, सिद्धांतिक फ़र्क है। क्या जैसे? इतना ज़्यादा हिंदू-मुसलमान उस टाइम नहीं था, जितना उसके बाद में चल रहा है। थोड़ा विस्तार से बताएं, समझना चाहता हूं मैं, आपकी आपकी बात, आपके दिल की बात मैं समझना चाहता हूं। पार्टी में ऐसे कोई कम्युनल चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं थी। 2014 से पहले अभी भी मतलब बहुत इतना कुछ ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये जो 2 पिछले आए हैं, ठीक है, पार्टी को सस्टेन करने के लिए, या पार्टी का अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ हर पार्टी करती है ना? तो उस हिसाब से बीजेपी भी अपना चलाती थी, चलाएँ। लेकिन हमारे मुखिया ने जो बात बोली अभी, वो थोड़ी तकलीफ दी मेरे लिए।
लेकिन उस्मान गनी साहब, एक तरफ आप मुस्लिम भाईजान का कैंपेन चलाते हैं, इंद्रेश कुमार और बहुत सारे ऐसे लोग पर्दे के पीछे, पर्दे के बाहर रहकर मुसलमानों को जोड़ने के लिए तरह-तरह के दांव-पेच, हथकंडे आजमाते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के बहुत जी। सारे बयान हैं। हम साध्वी प्रज्ञा की बात करने लगे, गिरिराज सिंह की बात करें, अनंत हेगड़े की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे नेताओं के बयान हैं, साक्षी महाराज के। ऐसे दर्जनों नेताओं के बयान है उस्मान गनी साहब बीते 6, 7, 8 सालों में, जो मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की पूरी जो उनकी कौम है उनके खिलाफ है, या एक तरह से नफरत और हेट स्पीच की तरह है। उन सब चीजों पर क्या अपने पार्टी के फोरम पे आप लोगों ने कभी बात की कि ये इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? मेरे को जब भी मौका मिलता है मैं इनका विरोध दर्ज कराता हूँ। मैं बहुत खुल के मुखर होता हूँ इन सब चीज़ों पे। तो कभी भी इस तरीके से नहीं हुआ कि अगर प्रज्ञा ने कुछ बयान दिया तो उसका फ़ेवर कर दिया हो। मैं शुरू से जाना इसीलिए जाता हूँ कि मैं किस चीज़ का फ़ेवर नहीं करूँगा, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे साक्षी महाराज हो, कुछ भी बयान देते हैं तो मैं उनके साथ नहीं हूँ। ये छोड़िए मुसलमान छोड़िए किसी भी कमज़ोर तबके के वर्ग के साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी पार्टी करती है तो मैं उसके लिए मुखर होके बात करता हूँ। तो आप लोगों को पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी थी कि चुनाव के समय मुस्लिम को पार्टी से जोड़ो, वोटर बनाओ या बूथ तक लाओ, ये जिम्मेदारी थी अभी भी जैसे चुनाव में? अल्पसंख्यक मोर्चे की ज़िम्मेदारी यही है कि माइनॉरिटीज़ में जाएँ और आप माइनॉरिटीज़ को उसकी स्कीम बताएँ, जो अच्छी स्कीम से हम लेके जाते हैं। ऐसा नहीं कि स्कीम्स नहीं, स्कीम्स हैं बहुत सारी, लेकिन वो मुसलमान तक पहुँच नहीं पाती बीजेपी की स्कीम्स। और मुसलमान भी इन बयानों की वजह से बीजेपी से जुड़ नहीं पाता। अदरवाइज़ मुसलमान 30% 40% वोट, अगर ये बयान ना आए बीच-बीच में, तो मुसलमान भी 20-30-40% वोट आराम से दे देगा बीजेपी को, जो कि बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वोट है। अब पता नहीं बीजेपी कहाँ उन 4-5% वोट के चक्कर में उत्प्रेरकों को यूज़ करती है, मेरे को समझ नहीं आई ये स्ट्रैटेजी। तो जब क्योंकि आप वोलेटाइल वोट जो है 4-5% ही है। जो इस तरीके के बयानों से वोलेटाइल वोट होता है, वो 4 से 5% है। जबकि अगर आप मोहब्बत के साथ इखलास के साथ काम करें, तो मुसलमान दे देगा आपको 10 से 12%, 20% वोट, कोई तकलीफ ही नहीं है। और एक सामंजस्य का माहौल बनेगा, अच्छा माहौल बनेगा। तो मैं जो भी बीजेपी हूँ कि अच्छे से इखलास और मोहब्बत के साथ लोगों के साथ जाएँ, मुसलमान को वोट देने में तकलीफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो। ये हमने विधानसभा में देखा, अभी लोकसभा में देखा, जाता है मुसलमान वोट देता है भारतीय जनता पार्टी को। नहीं, मोदी जी ने तो इस तरह का बयान इसलिए दिया या इसलिए दिया जाता है ताकि हिंदू मुसलमान के बीच ध्रुवीकरण हो। पहले दौर के चुनाव में बीजेपी को लगा कि राजस्थान में कुछ सीटों पर झटका लग सकता है, लोग नाराज हैं, वोटर टर्नआउट 5-7% कम हुआ, तो उसी बेचैनी में दिया कि चलो आखिरी हथकंडा है कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करो। यही वजह रही होगी ना, आपको भी यही लगता होगा, इसलिए मोदी जी ने ये उनकी बांसवाड़ा मन से। की बात है, ये नरेंद्र भाई मोदी बता सकते हैं, आप उनका इंटरव्यू कीजिए, वो बताएँगे कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसका मैं बयान नहीं कर पाऊँगा आपको। तो आप जब जाते थे या जाते रहे हैं उस्मान गनी साहब अपनी कौम के लोगों के बीच, अपनी बिरादरी के लोगों के बीच बीजेपी से जोड़ने के लिए, तो लोग भी तो आपको बहुत ऐसे कहते होंगे कि उस्मान भाई कैसे हम वोट दें, देखो बीजेपी तो ऐसे करती है, ऐसे बोलती है, बीजेपी में कोई मुस्लिम लीडरशिप के लिए कहीं जगह नहीं है, कोई सांसद और विधायक तक को टिकट नहीं मिलता है, 400-400 बोलते लोग बोलते वो बीजेपी पता के है लड़ हम जाते हैं, उसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं होता है। जी, बोलते हैं, हम भी फिर अपने हिसाब से उनको कन्विंस करते हैं, समझाते हैं कि कोई बात नहीं, जब आप वोट देना शुरू करोगे तो पार्टी टिकट देगी, है ना? और जो स्कीम्स हैं, वो स्कीम सबके लिए, किसी एक हिंदू के लिए नहीं है, सभी के लिए। अनाज सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, शौचालय सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आप एनरोल्ड होइए और फ़ायदा लीजिए सरकार की स्कीमों से। चूँकि मुसलमान अशिक्षित समाज ज़्यादा है वहाँ पर, पढ़ा-लिखा कम है मुसलमान, इसलिए थोड़ी तकलीफ ज़्यादा होती है। लेकिन फिर भी मुसलमान पढ़ा-लिखा मुसलमान बीजेपी के साथ आता है, वोट देता है उसको। तो अब बीजेपी से रुखसत हो गए 6 साल के लिए, तो क्या 6 साल आप जी। इंतजार करेंगे कि 6 साल बाद आपका निष्कासन रद्द होगा, या बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के पास अपील करेंगे कि मेरा निष्कासन रद्द करें, कि आप माफी मांग अब लेंगे कि मैंने ऐसा बोला, मेरी मंशा नहीं थी, मुझे माफ कीजिए? नहीं, 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 मैं अपनी ये जो वर्ड कह देता हूँ और जो दिल से वर्ड निकले उनके लिए माफ़ी कभी नहीं माँगूँगा। मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ और जो मैंने कहा है मैं उस पे कायम हूँ, पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक मैं तो मुझे जब तक नोटिस नहीं मिलता मैं अपने आप को पार्टी में ही मानता हूँ। अगर फिर देखेंगे भी विचार-विमर्श करूँगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, सोच कर के कोई डिसीज़न लूँगा। राजस्थान में क्या लगता है उस्मान गनी साहब, चुनाव में 25 सीटों में से बीजेपी पिछली बार 24, नागौर भी मान लें एनडीए के खाते में, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी को झटका लग रहा है, लगने वाला है, इसकी मुझे बेचैनी है? ऐसा कल भी मैंने ये बात कही, मुझे ऐसा लगता है 3-4 सीटों का लॉस हो सकता है। अब फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं उसमें भी उनको तकलीफ है कि सच क्यों बोल रहे हो आप? रिपोर्टर्स ने पूछा तो मैंने ये बताया कि मुझे हम लूज़ कर जाएँगे। तो वो कोई गलत बात नहीं है ना, जो दुनिया में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस चीज़ को बोलने में क्या हर्ज है? मैं अगर अपने पार्टी के लोगों को हक़ बात नहीं पहुँचा पाऊँ,
तो ये तो मैं गैर जिम्मेदार हुआ ना। मुझे हक बात पहुंचानी चाहिए। अगर मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ तो मुझे चीज पहुंचानी चाहिए कि हम 3-4 सीटें यहाँ लूज कर सकते हैं या बाड़मेर में हम ये कर ले तो शायद कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। तो उसमें भी उनको तकलीफ थी कि नहीं ये आपने गलत बोला है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ वाली जो तस्वीर है आपकी, जो आपने कहा, आपने बीकानेर में जब प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब हवाई पट्टी पर मोदी जी से आप मिले, और जी। उसके बाद मोदी जी के साथ तस्वीर है। उसके पहले या उसके बाद कभी और मुलाकात हुई, अलग से कोई मुलाकात हुई, कोई 2-4 मिनट की कोई बात है आपकी मोदी जी से? नहीं सर, कभी 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 भी नहीं। बस वही एक तस्वीर है प्रतीक के तौर पर। जी, जी। वो एक चूँकि अमित मैं जिलाध्यक्ष था, पार्टी प्रोटोकॉल था, तो मुझे उनको रिसीव करने जाना था तो बस। अमित शाह से कभी मुलाकात हुई आपकी? अमित शाह आते रहते हैं प्रोग्राम में, दुआ सलाम तक का बस मसला रहता है, दूर से। हाथ मिलाने वाला या पास बैठ के कभी मीटिंग में नहीं। वो मीटिंग लेके चले जाते हैं, चूँकि हम पदाधिकारी हैं तो मीटिंग लेते हैं। अभी चुनाव से पहले भी ली उन्होंने, आए तो हमने सुनी उनकी बात। आपने एक बात कही, मैं खत्म भी करूंगा, आपको कहीं जाना भी है। आपने एक बात कही उस्मान गनी साहब कि बीजेपी की पॉलिसी या बीजेपी की आइडियोलॉजी अच्छी लगती है इसलिए आप बीजेपी के साथ जुड़े रहे। तो भाई एक जी, सवाल है कि अ, आप मुस्लिम हैं, बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी है, भगवान राम, जय श्री राम, मंदिर और ये सब बात करते करते मतलब मटन मछली मुगल तक आते हुए अभी मुसलमानों को घुसपैठिया भी कह दिया। ये तो पार्टी के आपको संविधान कब में नहीं नहीं है, लगता है? पार्टी का संविधान नहीं हाँ? कहता ये चीज़। पार्टी का जो संविधान है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है। पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें जो जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियां काम करती है उसी तरीके से पार्टी का संविधान है। अब पार्टी में जैसे रिफॉर्म हो रहा है, देश से नए-नए लोग आ रहे हैं, वो अपने हिसाब से पार्टी में नई-नई चीजें जोड़ दे रहे हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये तो दिखता है ना, जो दिख रहा है सामने कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। वो खाने के जी, दांत में कुछ और है, दिखाने के और, दिखाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। और खाने वाले दांत लोग देख जी, लेते हैं चुनाव के समय में, जब आप मुसलमानों को घुसपैठिया कह देते हैं, कपड़ों से पहचाने जाएंगे कह देते हैं। अभी बहुत कुछ और कहना बाकी है। अभी तो 6 दौर का चुनाव बाकी है, आज के दौर का प्रचार खत्म हुआ, उसके बाद भी फिर 5 दौर वोटिंग है। तो आप लोगों को भी तो ये बात समझ में आती होगी ना कि ये सिर्फ दिखावटी बातें, दो मुंहापन है, ये कहते हैं लेकिन दरअसल ये मुसलमानों के लिए कुछ अलग राय रखते हैं, अलग तरीके से सोचते हैं, और हिंदुओं के लिए अलग सोचते हैं। हिंदुत्ववादी पार्टी है, ये नहीं लगता आपको? मैं अगर इंटरनल रिफॉर्म की बात करूं तो अंदर पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। हम पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ उठते हैं, अच्छे से खाते पीते हैं, बैठते हैं, बढ़िया से चुनाव प्रचार करते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बयान जरूर आते हैं, मीडिया में जरूर चलती इस तरीके की चीजें, लेकिन पार्टी के इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पर हिंदू को अलग ट्रीट किया जा रहा है, मुसलमान को अलग ट्रीट किया जा रहा है, वहां ऐसा कुछ नहीं। तो देखिए, क्योंकि आप खाते सत्य पूछ रहे हो तो मैं पीते सत्य ही हैं। बताऊंगा। भले मैंने नहीं भले पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया हो, लेकिन मैं हक बात कहूंगा आपको। नहीं, सही बात है। लेकिन जैसे आपने कहा, पार्टी के नेताओं के साथ खाते पीते उठते बैठते, वहां नहीं लगता है। खाते पीते उठना बैठना अलग चीज है उस्मान गनी साहब। लेकिन जी, 400 सवा 400 सीटों पर भी चुनाव लड़ जाए, 450 सीटों पर भी चुनाव लड़ जाए और एक भी मुस्लिम नुमाइंदा ना मिले, बीजेपी की 300 से ज्यादा सांसदों की पार्टी हो, एक भी मुस्लिम ना हो, बीजेपी के किसी भी तरह के खांचे में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए कोई जगह ना हो, और उसके बाद इस तरह के बयान हो, तो ये तो फिर बात हो खाना पीना और उनके बीच रहना। तो आपका इस्तेमाल करते हैं कि आप 2-4 5% 8% 10% वोट जोड़ दें, और वही आप करते हैं। आज लगा कि आपने बयान दे दिया तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो आपको बाहर कर दिया। जी, हाँ है, ऐसा है। भाई अगर मुसलमानों के खिलाफ कोई बयान, चाहे गिरिराज सिंह ने दिया हो, चाहे साक्षी महाराज ने दिया हो, चाहे और दर्जनों बार हम नाम रिपीट करते हैं, तो उनके खिलाफ ऐसा थोड़ी देर कार्रवाई करके बाहर कर दिया जाता है। तुमने ये ऐसा बोला। मैं मुसलमानों के सामूहिक बहिष्कार तक की बात दिल्ली का सांसद कर चुका है, मैं शपथ ले चुके हैं हिंदू राष्ट्र मैं बनाने इन की, ऐसी डबल तस्वीर स्टैंडर्ड से ही आपके परेशान हूँ। मैंने एक बयान दिया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया। पार्टी का मैं भी हम्म। वर्कर हूँ, नरेंद्र मोदी साहब भी वर्कर हैं, गिरिराज सिंह भी वर्कर है। तो मैंने बयान दिया, ऐसा कुछ गलत बयान नहीं दिया। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, इसके चक्कर में मेरे को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन गिरिराज सिंह भी एक पार्टी वर्कर है, और उन 8-10% वोट लाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ, उन मुसलमानों के खिलाफ रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये स्टैंडर्ड मुझे थोड़े तकलीफ दे लगते हैं। तो ये वो भी तो तकलीफ पार्टी दे। वर्कर है ना, गिरिराज सिंह भी कोई पार्टी घर से बना के नहीं लाए, या साक्षी महाराज है वो भी पार्टी घर से बना के नहीं लाए, लेकिन वो बोलते हैं उनको सस्पेंड नहीं किया जाता, और मैं बोलता हूं तो मुझे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये थोड़ी तकलीफ दे मेरे लिए, आज मुझे पुनर्विचार करना इन सब चीजों पर। नहीं, तो ये बात समझने में जैसे होता है ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी,
तो ये समझने में 10 साल लग गए आपको। ये 10 साल से 8 साल से तो हो रहा है उस्मान गनी साहब, खास तौर से मोदी और शाह के रिजिम में। देश ने बहुत नहीं, कुछ बहुत चीजें देखा, अच्छी भी चलती है। देखी, अखलाक पहलू खान से लेकर मौतें देखी, बहुत तरह से कैसे अत्याचार हुआ, एट्रोसिटी हुई, वो सब तस्वीरें देखी, जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मार पिटाई देखी, तबरेज से लेकर, और क्या नाम गिनाऊं, वो सब लंबी लिस्ट है। तो ये सब तो आपको भी दिखा होगा सब ना। डेफिनेट दिखता है, मैं समय समय पर विरोध भी करता हूँ इन सब चीजों का, और शायद इसीलिए किरकिरी भी रहता हूँ, बोलता रहता हूँ मैं अपनी। मेरी फेसबुक आप जब स्क्रॉल करेंगे तो उसमें सब पाएंगे, जहाँ जहाँ गलत किया है किसी भी पार्टी ने किया, मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूँ हमेशा। मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। चलिए उस्मान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दिल्ली में हैं अभी शायद? जी। तो दिल्ली आए थे किसी और मकसद से और यहां से जा रहे हैं अपने निष्कासन की सूचना लेकर? कोई बात नहीं, ये सब तकदीर के फेर हैं। अगर पार्टी ने निष्कासित किया है तो कुछ सोच के किया होगा, ये उनका सोचना, उन्होंने क्यों निष्कासित किया है। और हो सकता है अल्लाह ने मेरे हक में कुछ अच्छा लिखा हो, या हो सकता है इससे बुरा लिखा हो, वो तो रब की मर्जी है, जो होगा देखा जाएगा। ये पार्टी तो आप लोगों को जोड़ती है कि आप कुछ वोट ला सकें और कुछ चेहरे के तौर पर दिखा सकें कि ये टोपी वाले भी हमारे साथ हैं, जो तस्वीर आपकी आई तो दिखाने के लिए जोड़ती है। अब लगा कि आपका इस्तेमाल नहीं है क्योंकि आप ऐसा बयान दे रहे हैं, तो यूज एंड थ्रो है, आपको निकाल के बाहर कर दिया। इसमें सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अगर उनको अगर अगर उनको ऐसा लगता है तो उनका स्वागत है, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम सियासी आदमी सियासत करेंगे, सियासत बंद थोड़ी करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान गनी साहब, फिर मुलाकात होगी। और दर्शकों, थैंक हमारे साथ उस्मान गनी साहब हैं जिनकी यू। तस्वीरें कल से वायरल है। उस बयान की वजह से उन्हें निकाला गया जिस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर एतराज जताया, जो न्यूज 24 के संवाददाता राजीव रंजन के साथ बातचीत में। और जो कुछ उस्मान गनी साहब कह रहे हैं आपने सुना, और मैं अपने वीडियो में मैंने 3 दिन पहले भी, जिस दिन मोदी जी का वो बयान आया था उस दिन भी कहा था, और फिर कह रहा हूं कि कोई भी संजीदा नागरिक, कोई भी इंसान, किसी को भी बुरा लगेगा। और जैसा कि उस्मान गनी साहब ने मुझसे कहा, वही मैं कह रहा हूं, अगर कोई मुस्लिम हो, मैं हिंदू हूं, मुझे बुरा लगा, मुझे तकलीफ हुई, मैं भावुक हुआ, क्योंकि मेरे बहुत सारे मुस्लिम मित्रों के बारे में मैं सोचने लगा कि उन्हें क्या लगा। और उसी दिन अतिया जैदी का, जो जिन्हें मैं आपा कहता हूं, उनका एक ट्वीट पढ़कर मैं भावुक हुआ, बल्कि इमोशनल हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। और उसकी जगह कोई और होगा तो उन पर क्या गुजरी होगी, बहुत सारे लोगों पर, इसकी मैं कल्पना कर सकता हूं। लेकिन जब तकलीफ हद से गुजर जाए तो उस्मान गनी जैसे लोगों को भी लगता है अब सहन नहीं किया जा सकता, अति हो गई। और उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया उसका खामियाजा भी भुगता और भुगतने को तैयार है। लेकिन चलिए, फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर आए दुरुस्त आए, ये बात कहना आपके लिए जरूरी था और आपने कही। शुक्रिया, नमस्कार।